अभी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है, और अगर ये आगे भी सस्पेंड रहती है तो पाकिस्तान में डेफिनेटली बुरा हाल होने वाला है पानी को लेके, कि वहाँ पे वैसे ही भुखमरी है, खाना वाना तो मिल नहीं रहा उन लोगों को अच्छे से। क्या एक्सपेक्टेशन ये हम रख सकते हैं कि वो फिर अटैक करेंगे? देखिए, रॉ है, NIA है, CIA है, सर ये सब क्या कर रहे थे? इनको क्या पता नहीं था कि अटैक होने वाला है? हिट और मिस इसमें हो जाता है। 9/11 भी हुआ तो अमेरिका जैसी जगह में भी इतना बड़ा कांड हो गया और पता नहीं चला। पाकिस्तान प्राइमरीली लिव्स ऑन डिनायल। तो सर अभी इंडिया के भी कुछ लोग पाकिस्तान के लिए स्पाई करते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो सर उस पर आपका, तो सर इंडिया अभी एक पॉलिसी का यूज़ कर रहे हैं कि वो मारेंगे तो हम मारेंगे। It is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. हम अपनी तरफ से कुछ अटैक नहीं करेंगे। तो अब हम क्या अगले एक और ऑपरेशन सिंदूर का वेट करें कि एक और पहलगाम हो, एक और बालाकोट हो, या फिर एक और कुछ अटैक हो, तभी ही हम मारेंगे? क्यों ना कि एक बारी में थोड़ा जड़ को साफ ही कर दिया जाए, इस बारी मौका भी अच्छा था। अगर मैं अपनी मर्यादा खो दूं किसी और की वजह से तो फिर एक तरीके से वो जीत गया। सर अभी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ रहे हैं 4.5 मैग्नीट्यूड के लगातार कॉन्स्टेंटली, तो क्या वो सच में न्यूक्लियर मिसाइल कुछ कर रहे हैं टेस्ट, या फिर बोलने की बात है? न्यूक्लियर टेस्ट होता है या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है दुनिया में कहीं भी, तो उसको डिटेक्ट करना जो है वो ईजी है, काफ़ी ईजी। ओके। नमस्कार, मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साई कोरियन टॉक्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ मिस्टर दीपक आधार, ही इज़ फॉर्मर इंडियन नेवी पायलट, और आज हमने उनसे बात करी है इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगेगी। तो लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं सर आप? फाइन, थैंक यू। सर आप अपनी एक बार जर्नी के बारे में बता दीजिए ऑडियंस को। So firstly, I mean, it's an honor to be interviewed by you. With such a celebrity. अरे नहीं सर, अभी नहीं। Yeah. So I had a comparatively simpler life. I was born in a military family. मेरे परदादा जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाट लाइट इन्फेंट्री में सूबेदार थे। फिर मेरे नाना जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में थे, उन्हें मिलिट्री क्रॉस भी मिला। फिर मेरे पिताजी जो थे वो गुरखा रेजिमेंट में थे, उन्होंने सन 62 की और 65 की लड़ाई भी लड़ी। और मेरा इकलौता भाई जो है वो भी आर्मी में था, वो 7 पैराज में था। तो मैं अपने परिवार का ब्लैक शीप था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने, क्योंकि बाकी सब लोग हरे पहनते थे, लेकिन मैं जो है नेवी में चला गया। और नेवी में लगभग 20 साल की नौकरी करी, जिसमें शुरुआत में ऑफ कोर्स नेवी शिप्स के ऊपर होती है, तो मैं शिप्स पे था। और फिर मैंने फ्लाइंग के लिए ऑप्ट किया, एयर आर्म के लिए, नेवल एविएशन। और मैं फिर एयरफोर्स के साथ 1 साल की मैंने पायलट कोर्स ट्रेनिंग करी, और उसके बाद फिर मैं नेवी में फ्लाइंग करी मैंने। ओके, तो सर इसके अलावा भी आपका कोई हॉबी वगैरह आपने बताया था, और कुछ भी करते हैं आप? मैं NDA की पोलो टीम का कैप्टन था। और मुझे मतलब मौका मिला कई जगह इवन कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने ब्रुनेई में मैं इंडियन टीम की तरफ से खेला था, सुल्तान की टीम के साथ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नेवी छोड़ने के बाद मैं XLRI जमशेदपुर गया, और मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, HR और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और फिर मैं कॉरपोरेट में था लगभग 10 साल से ज़्यादा। फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग में शिफ्ट कर गया। मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करता था, लीडरशिप एंड टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, वो सारी इमोशनल इंटेलिजेंस। और वहीं पर ही मेरा फिर थिएटर के साथ जो है वो थोड़ा सा मेरा अफेयर शुरू हो गया। और मैं अपने फ्री टाइम में थिएटर करता था। दिल्ली में मिस्टर फैसल अलकाजी हैं, तो उनके साथ, वो डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ। और धीरे धीरे फिर उसने सेंटर स्टेज ले लिया, और मैंने सब कुछ छोड़ के मैं फिर फुल टाइम थिएटर एक्टर बन गया। और वो थिएटर करते करते फिर मेरे को एक फिल्म का भी मौका मिला, तो मैंने एक फिल्म करी। कौन सी फिल्म सर? इट वाज कॉल्ड शिमला अ विंटर टेल। ओके। हाँ, तो ये PVR में रिलीज़ हुई थी 2 साल पहले। ओके। और उसके बाद फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी करी, लेजेंड्स ऑफ लाफ्टर। ये सारे इंडियन अपने बॉलीवुड के जो कॉमेडियंस थे उनके ऊपर थी ये। फिर मैंने एक ऐड करी कोहिनूर राइस के लिए, तो
मॉडलिंग भी हो गई उस चक्कर में। फिर एक फिल्म के लिए मैंने अपनी आवाज़ दी, हीरो को डब किया मैंने। तो और एक फिर मैंने मेडिकल एजुकेशनल फिल्म थी जो उसमें वो बच्चों के साथ जिनको सेरेब्रल पैल्सी होती है तो उनको क्या होता है, तो उस पर मैंने करी। तो ऐसे करके बस फिर तो सर सेलिब्रिटी तो आप भी हो आपने पिक्चरों में पर मेरे फॉलोअर्स तो अरे सर फॉलोअर से कुछ नहीं होता। तो सर अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। ज़रूर। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा रॉ है, NIA है, CIA, सर ये सब क्या कर रहे थे? इनको क्या पता नहीं था कि अटैक होने वाला है? ओके, तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है 100% सर्वेलेंस रख पाना और इंटेलिजेंस लेना, क्योंकि आप किसी के घर में जाके, क्योंकि ये सारी साजिश जो है हम मानते हैं कि पाकिस्तान में हुई थी, तो अब वहाँ हमारी आँख और कान होना और जो लोग ये खुफिया तौर पर प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास इतनी वो क्षमता होना कि हम 24/7 जो भी वो कहें सोचें हमको उसका रिकॉर्ड रहे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे 9/11 भी हुआ तो अमेरिका जैसी जगह में भी इतना बड़ा कांड हो गया और पता नहीं चला। तो हिट और मिस इसमें हो जाता है। और सैड पार्ट यही है कि जो चीज़ फेल हो जाती है ना ऐसे इसमें, वही सामने आती है। लाइक कई बार अगर कोई बंदे पकड़े गए जो साजिश रच रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो वो आपको अखबार में शायद वो बात आएगी भी नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। आपने 2 बंदे पकड़ लिए और आप कह रहे हो कि ये करने वाले थे, तो सब भूल जाते हैं। वो तो जब धमाका होता है तभी उसकी गर्जन होती है और सुनाई देती है, तो सब लोग करते हैं। तो जो काम हो जाते हैं वो मिस हो जाते हैं। सो प्रॉबेबली एक तो ये बात थी। दूसरा, अगर हम देखें भी कश्मीर के हालात 370 को जब से हटाया था तब से, तो काफ़ी शांति का वातावरण था। और प्रूफ यही है कि इसीलिए इतने टूरिस्ट गए थे, क्योंकि अगर शांति का वातावरण नहीं होता, कॉन्फिडेंस आम आदमी में नहीं होता, तो कोई क्यों पैसे खर्च करके ऐसी जगह जाता जहां उसको लगे कि उसकी जान को खतरा है। डेफिनेटली, है ना। तो मतलब कोई डाउट है ही नहीं कि काफ़ी नॉर्मल सी आ गई थी वहाँ पे, इसीलिए इतनी भीड़ थी वहाँ लोगों की। एंड इसलिए हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। और अगर सच पूछे तो पिछले 5-6 साल में हम एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं रहे थे। मतलब हम जब भी अपने कोई सिक्योरिटी असेसमेंट वगैरह करते थे तो ज़्यादा हम चीन के ऊपर फोकस करते थे, ना कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ाई कर रहे थे। उनका हाँ, जो उनके फाइनेंशियल सिचुएशन है, उनकी खुद की इंटरनल सिचुएशन है, तो हमने सोचा नहीं था कि वो कुछ हमारे साथ ऐसा करेंगे। उम्मीद नहीं थी, तो अनफॉर्चुनेटली ये हो गया। बट आई थिंक ब्लेम करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो सर इसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। जी। तो सर इस पे आप कुछ बताइए, लाइक ये कब तक चलेगा और ये कितना पानी रोक सकते हैं, कब तक रोकेंगे? कुछ डैम बनाने का विचार है या क्या है? तो सबसे पहले तो आई थिंक बहुत बड़ी बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे हम पाकिस्तान से काफ़ी देर से बात करने के लिए कह रहे थे। ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, जब स्थिति अलग थी। अभी जो क्या कहते हैं क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो भी बदल गई है और टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन है वो भी बदल गई है। तो उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है, और उसी तरीके से जो क्लाइमेटिक हालात थे उस टाइम पे और आज के में काफ़ी फ़र्क है। तो इसलिए हम उनको कह रहे थे कि वक्त आ गया है कि हमारे को इसको रीनेगोशिएट करना चाहिए। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो शायद अनफेयर हों हमारे लिए। लेकिन जब भी हमने उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने कभी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और बायलैटरली मतलब यूनिलैटरली हम इसको नहीं कर सकते थे। तो अब जब ये हो गया तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी मास्टर स्ट्रोक था सरकार का कि उन्होंने इसको अबेयंस में रख लिया, क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा एक्सेप्ट टू कम फॉर नेगोशिएशन। और जो कल के अखबार में आया भी है कि अब उन्होंने मतलब अपनी तरफ से भी वो भेजा है कि डिस्कशन के लिए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कर क्या सकते हैं? तो कर कुछ भी सकते हैं, क्योंकि जो ट्रीटी का प्रेमाइज है, सबसे पहला प्रिएम्बल वो ये कहता है कि
क्योंकि हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव और वो होगी, फ्रेंडली होगी, उसी के बेसिस पे ये ट्रीटी है। तो अगर वो फ्रेंडशिप ही नहीं रही तो फिर ट्रीटी रहने का क्या? तो अगर आप हमारे साथ टेररिज्म करेंगे और आप कहते हैं कि हम आपको पानी देते रहे, तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर खून भी बहेगा तो फिर पानी तो नहीं बह सकता ना। सही बात है। तो मेरे ख्याल से यही है, और कर तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आगे तो सर जैसे आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि अभी कल के न्यूज़पेपर में आया कि हम बात करना चाहते हैं, वो खुद से कह रहे हैं। हाँ। लेकिन सर मोदी जी ने तो हमारे कह दिया है कि बात होगी तो या तो पीओके के ऊपर होगी, लौटाने के ऊपर, या फिर टेररिज्म के ऊपर बात होगी। हाँ, तो आई थिंक ये बात तो निश्चित है कि जब उस पर वो बातचीत करने आएंगे तो वो प्रीएम्बल जो है वो यही कहता है कि फ्रेंडली टर्म्स पे ही होगा। तो फ्रेंडली ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप मेरे साथ टेररिज्म करें और मैं आपके साथ मित्रता दिखाता रहूं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आएगी कि जब तक वो कुछ डेमोन्स्ट्रेटेड वो नहीं दिखाते कि डिसमेंटल किया है उन्होंने टेररिस्ट नेटवर्क, तो जब तक वो ऐसा कुछ नहीं करते तब तक इस विषय पे फिर आगे बातचीत जो है वो नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से। तो सर वो तो वैसे कभी अग्री करते भी नहीं है कि हमारे पास टेररिस्ट हैं या हमने वो भी कर रखा है, बट जैसे क्या लगता है सर आपको, एक्सपेक्टेशन क्या है इससे कि कुछ हो सकता है, ये ट्रीटी चलेगी या सस्पेंड ही रहेगी? मेरे ख्याल से तो निश्चित ये सस्पेंड ही रहनी चाहिए जब तक टेररिज्म पे एक्चुअली कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल आ गया है। बिल्कुल। पर अब वही है, उनका ये कहना कि वो हिस्ट्री थी, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, वो कहना चाह रहे हैं। कहना की बात है। हाँ, पर फिर हकीकत यही है कि अभी जब वो अटैक भी जब हमने किया टेररिस्ट कैंप पे, तो उनके जनाजे पे कौन कौन आए हुए थे और उन पे उनके नेशनल फ्लैग में ड्रेप करके रखा गया, जो मतलब हम सिर्फ अपने लीडर्स के लिए या फ्रीडम फाइटर्स के लिए करते, तो वो उनको भी वही दर्जा देते हैं। और उन सब के मतलब वो इंटरनेशनली लिस्टेड टेररिस्ट हैं, और उनके जनाजे पे अगर उनकी सरकार आई हुई है और उनका नेशनल फ्लैग लगा है, तो फिर ये कहना कि हम नहीं करते हैं तो ये तो मतलब बड़ा मुश्किल होगा फिर एक्सेप्ट करना। तो इसलिए अब कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। तो सर इंडिया अभी एक पॉलिसी का यूज़ कर रहे हैं कि वो मारेंगे तो हम मारेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ अटैक नहीं करेंगे। तो अब हम क्या अगले एक और ऑपरेशन सिंदूर का वेट करें कि एक और पहलगाम हो, एक और बालाकोट हो, या फिर एक और कुछ अटैक हो तभी ही हम मारेंगे? क्यों ना कि एक बारी में थोड़ा जड़ को साफ ही कर दिया जाए, इस बारी मौका भी अच्छा था। नहीं, जज्बाती तौर पे आप जो कहने बड़ा अच्छा है, और मेरे ख्याल से अभी जो माहौल है देश में वो इसी किस्म का है और सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। लेकिन हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये है कि जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस है विश्व में, वहाँ पे हिंदुस्तान की, भारत की एक स्टेटस है। हम कह रहे हैं कि हम परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हम वर्ल्ड पावर की तरफ जा रहे हैं। तो उसके साथ में हमारे को डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। एक जिम्मेदार देश जो है वो क्या कहते हैं, दूसरे के बर्ताव के बेसिस पे अपना संयम नहीं खो सकता है। ठीक है, हमारे को शिष्टाचार और वो फॉलो करना चाहिए। तो अब दूसरा बंदा अगर उसे नहीं मानता है और अगर वो कुछ करता है तो फिर हम उसको अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक चीज़ है, लेकिन अगर हम यूनिलैटरली अपनी तरफ से ही, क्योंकि हम दुखी हैं और हम बोलते हैं आगे ये सीखेगा नहीं और ये इसको जड़ से ख़त्म कर दो, तो वो एक अशिष्ट व्यवहार हो जाता है। नाउ मैं मानता हूँ कि शिष्टता एक शिष्ट इंसान के साथ ही दिखानी चाहिए, हमेशा तो नहीं। हाँ, हमेशा नहीं। पर फिर देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मैं अपनी मर्यादा खो दूँ किसी और की वजह से, तो फिर एक तरीके से वो जीत गया। ठीक है ना। तो अगर मैं अपना संयम रखता हूँ, मेरे को अगर उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मुझे मारता है और मैं वापस उसको मारता हूँ, तो ये एटलीस्ट फिर भी है कि मैंने रिस्पॉन्ड किया। पर प्रोएक्टिवली मैं आंटे को अप करके और मैं इस तरीके से उसको एस्केलेट कर दूं, ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ओके। और ये हमारी गरिमा रही है थ्रू आउट, और मेरे ख्याल से आई मीन इवन दो इतना लालच है कि और कर सकते थे हम जो भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को
रोका, अंकुश रखा अपने पे। तो मेरे ख्याल से ये एक्चुअली हमारा बड़प्पन है। क्या बोलते हैं वो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो दंतहीन विषहीन निराही सरल हो। तो अब हम जानते हैं कि हमारा पैर उनके गले के ऊपर है और हम चाहें तो उसको मसल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अगर क्षमा करें तो मतलब ये वाकई में हमारा बड़प्पन है। 71 में भी हमने शिमला एग्रीमेंट में भी जो किया, सब लोग पीछे मुड़ के कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था या जो भी है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे को अपना बड़प्पन ऐसे नहीं छोड़ देना। सर थोड़ा एक बार शिमला एग्रीमेंट के बारे में आप बता दें तो शिमला एग्रीमेंट 71 की लड़ाई के बाद हुआ, जब बांग्लादेश बन गया। और उसमें सबसे पहला जो चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान को बांग्लादेश को एक्नॉलेज करना था एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, क्योंकि तब तक वो उनका हिस्सा थे। तो अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो मतलब अब वो कोई ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि वो उसको वापस अपने देश के अंदर लाने की कोशिश करें कि ये हमारा ही हिस्सा है। तो वो अनकंडीशनली उन्होंने रेटिफाई कर दिया। उसके बदले में हिंदुस्तान ने उनको क्या क्या कंसेशंस दिए, तो उसमें पहला कंसेशन ये था कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जिनको इंडिया ने कहा कि वो उनको वापस कर दें। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी टेरिटरी इंडिया ने ऑक्यूपाई करी थी, क्या कहते 3 दिसंबर 71 के बाद से, लाहौर, हाँ, तो वो सारी टेरिटरी जो है वो हम उनको वापस लौटा देंगे। तो हमारी फोर्सेस जहाँ भी हैं वो वापस आ जाएंगी। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम इंटरनेशनल बाउंड्री के तहत मान के चलेंगे जब तक उसका रेजोल्यूशन नहीं हो जाता। और अंत में फाइनली जो कश्मीर और वो सब भी है वो एक बायलैटरल इशू है और वो हम लोग आपस में ही तय करेंगे, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें। तो सर इसमें ही जैसे 93,000 उनके वापस करे, तो अपने जो 29 थे उनको वापस नहीं लिया गया। लोग ये भी कहते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि आपने तब पीओके क्यों नहीं लिया? अगर आप उनको वापस, एग्रीमेंट में ये भी हो सकता था कि आपको दे दिया, आपकी ने वापस, कश्मीर हमारा है। तो दो अलग अलग चीज़ें थी। एक तो था कश्मीर का डिस्प्यूट जो प्री डेट कर रहा था, क्योंकि कश्मीर का डिस्प्यूट 1947-48 के टाइम से था, जब से था। वेरेज 71 वॉर जो हुई थी वो मतलब मच लेटर हुई थी, और वहाँ पे जो चेंज इन बाउंड्री लाइंस हुई थी वो इमीडिएट थी। तो एक हिस्टोरिक हो गया और एक करंट हो गया। तो उन्होंने सिर्फ करंट वाली चीज़ को वो किया। एंड प्लस अगेन सर क्या हो सकता था? हाँ, हो सकता था, आई एम श्योर, पर इतनी आसानी से दूसरी तरफ से भी नहीं वो मतलब एक्सेप्टेंस होगी। सर आसानी से तो हो जाती ना। 93,000 तुम्हारे हमने सरेंडर करवा दिए, अब तुम बचा ही क्या है तुम्हारे पास? अब जो इंसान वहाँ पे होता है जो नेगोशिएट कर रहा होता है, अभी जैसे इंदिरा जी थी उस टाइम पे, तो आई एम श्योर मतलब वो इतनी कमज़ोर तो नहीं होंगी, क्योंकि अगर उन्होंने बांग्लादेश बना दिया तो एक तरफ हम उनकी इतनी वो करते तो फिर आई एम श्योर उनमें तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी जब उन्होंने ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया इस बात पे। बट वही था कि जब हम हिस्टोरिक चीज़ जिसके ऊपर काफ़ी देर से वो है, तो फिर ये आर्म ट्विस्टिंग वाला हिसाब किताब हो जाता है। दैट मीन्स आपके और मेरे बीच में ये फैसला नहीं हुआ है, ये मैंने आपका हाथ मरोड़ के, क्योंकि आप अभी कमज़ोर पोजीशन में हो तो मैं आप पे हावी होके और आपसे वो छीन रहा हूँ। लेकिन एज ए गुड नेबर मैं आपका पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी, और मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान या अच्छा राष्ट्र मानता हूँ, तो मैं फेयर रहना चाहता हूँ। तो ये जो था ये सब इन द हीट ऑफ वॉर हो गया जब जो हुआ, और अब हम सीज फायर करके प्री वॉर स्टेटस पे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये कर दिया। वेरएज़ पीओके वाला जो था वो एक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट है जिसको हम उस टाइम पे शायद नहीं खींचना चाहते थे। पर हाँ, अनडिनाइबली हो सकता था और कर सकते थे, आई मीन हो सकता था, आई एम श्योर। तो हमारे जो 29 आए गए वो भी थे, वो भी वापस। हाँ, तो उसमें भी फिर एक और ये हो गया कि हमने जितने कैप्चर कर रखे थे, हमने तो डंके की चोट पे बताया कि इतने कैप्चर कर रखे। हमने मतलब इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया, उनका इंटरव्यू भी लिया, बल्कि हालात सच पूछिए तो ये थे कि जब वो वापस जा रहे थे, इनफैक्ट फील्ड मार्शल मानिकशॉ ने खुद ये बोला, तो मतलब उन लोगों के आंखों में एक्चुअली में आंसू थे जब वो वापस जा रहे थे, क्योंकि उनका इतनी अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया यहाँ पे। उनको हमने हमारे मेहमान की तरह ट्रीट किया, क्योंकि अंत में वो भी सोल्जर थे और हम भी सोल्जर थे। वो हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन
मतलब उनकी इज्जत एज ए सोल्जर मतलब की गई, उनको किसी तरीके से मतलब ह्यूमिलिएट नहीं किया गया एंड उनको बाइज्जत वापस भेजा गया। भले ही वापस उनकी कंट्री में उन लोगों को वो इज्जत दी गई या नहीं दी गई, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। तो हमने देखा था कि सर 1971 में भी यूएस आ गया था अपने बेटे को बचाने और अब भी हमने देखा उसने वही करा है। तो ये क्या है? एक तरफ तो आप आईएमएफ को खुद बोल रहे हो, मतलब आईएमएफ तो अमेरिका पूरा वही है कि आपने खुद फंड कर दिया उनको, फिर आप आ जाते हो सीज़ फायर करवाने और उससे भी पहले आप बोलते हो कि इन दोनों का आपस मैटर है, हम बीच में आएंगे नहीं। तो ये क्या यूएस का गेम था? एक तो 71 की कहानी कुछ अलग थी। उस टाइम पे वर्ल्ड जो था वो बहुत पोलराइज था। कोल्ड वॉर चल रही थी, एक तरफ दी वेस्टर्न ब्लॉक था, एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक था, कम्युनिस्ट वर्सेस दिस थिंग, और एक नॉन अलाइंड था जो इंडिया जिसका चैंपियन था, जिसमें हमने कहा कि हम किसी के साइड भी नहीं जाएंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब अमेरिका को ये नामंजूर था क्योंकि उनको लगा कि ये एक थर्ड ब्लॉक है जो उनको चैलेंज कर रहा है। एज इट इज़ रशिया तो उनको चैलेंज सोवियत यूनियन कर ही रहा था और अब ये नॉन अलाइंड वाले भी उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो इसलिए थोड़ी सी हॉस्टिलिटी थी उनकी हमारी तरफ। एंड कंपैरेटिवली रशियंस हमारे साथ वार्मर थे, और जब हम उनसे वेपन्स वगैरह भी लेते थे या और कुछ हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम और हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम और सब चीज़ों में उन्होंने हमारी मदद करी। तो कहीं पे अमेरिका को ये भी रास नहीं आता था कि ऐसा क्यों है, तो उनको लगा कि हम उनसे ज़्यादा करीब हैं, तो अगर आप मेरे दुश्मन के साथ हो मतलब आप मेरे अगेंस्ट हो, ऐसे करके। बिल्कुल। तो ऐसा करके उन्होंने एज ए रिजल्ट फिर पाकिस्तान उनके साथ कोजी अप हो गया और उन्होंने उनकी मदद करी। तो वो तो हो गया 71। इस बार अभी हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़े से मैवरिक किस्म के इंसान। मैवरिक कहें तो सर? मैवरिक मतलब अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब वो क्या करेंगे बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। तो मतलब अब जैसे उनके साथ हुआ जब वो सेकंड इलेक्शन अपना हार गए, तो किस तरीके से कैपिटल हिल पे वो लोग मतलब पूरी अमेरिकन डेमोक्रेसी को ही थ्रेटन किया गया। और मतलब खैर अब वो आ गए तो उन्होंने जिस तरीके से डाउन साइजिंग करनी शुरू करी वहाँ पे अपनी सारी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो भी उनकी पार्टी या उनके व्यू से भिन्न वो रखता था उनको हटा दिया। जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये वो उनको भी कि अगर वो उनकी आइडियोलॉजी और उसके खिलाफ हैं या कुछ हैं तो उनकी फंडिंग बंद और ये वो। तो इस तरीके से मतलब जो हम डेमोक्रेसी के फाउंडेशंस मानते हैं कि भिन्न विचार को एक्सेप्ट करना और ये वो, और ऐसे ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के अंदर ऐसे हो सकता है, लेकिन हकीकत है कि हो रहा है। और मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प के उसमें हो रहा है। जो एलोन मस्क हैं जो नॉन इलेक्टेड, मतलब कोई भी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, पर किस तरीके से वो वाइट हाउस में अपने बच्चे को अपने कंधे पे बिठा के और पॉलिसी डिक्टेट करते हैं, और कैसे बड़े बड़े लोग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के उनके सामने उनको जवाबदेही देनी पड़ती है और उनको टॉलरेट करना पड़ता है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से वाइट हाउस चलेगा और इस तरीके से अमेरिका एज ए कंट्री चलेगा। उसी तरीके से फिर वो सडनली टैरिफ्स कर दिए, फिर उसके बाद टैरिफ्स को विड्रॉ कर दिया। तो मतलब ये सब तो अब जब हम अपनी भी बात करें तो एक तरफ तो मोदी जी जब उनके पास गए वो उनको अपना मित्र भी मानते हैं, और वो हाउडी मोदी हुआ था वो उनके साथ थे, यहाँ भी वो आए और गुजरात गए, और मतलब उन्होंने पब्लिकली कितनी बार बोला कि वो मेरे बड़े अजीज मित्र हैं और सब कुछ। तो एक तरफ देयरफॉर इंडिया का क्या था, इसलिए लोग बहुत खुश भी थे जब वो ट्रम्प आए कि कंपैरेटिवली प्रोबेबली प्रो इंडिया स्टैंस बेहतर होगा। पर अब वो जो है, अब जैसे उन्होंने आते ही बोला था कि मैं तो यूक्रेन की वॉर 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, और मैं वो क्या कहते हैं गाज़ा का भी सोल्यूशन निकाल दूंगा, और जब ये भी लड़ाई हो तो मैं इसमें भी मतलब मीडिएट करके और मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। तो उन्होंने ये बोला, और मतलब अपने आप को वो पोजीशन भी ऐसे करना चाह रहे हैं जैसे कि वो एक पीस के मसीहा हैं, और उनकी नेगोशिएशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि जो लोग मतलब इतने राष्ट्र और इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो ट्रम्प जो है आके ट्रम्पिज्म के फटाफट सॉल्व कर देगा। पर ना वो हुआ, क्योंकि ज़ेलेंस्की को भी किस तरीके से उन्होंने जलील किया अपने उसमें पब्लिक टीवी के ऊपर, मतलब हाँ कोई ऐसे उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि ऐसे हो सकता है।
और उसी तरीके से उन्होंने गाज़ा में भी कोई रिवेरा बनाने का और वो पता नहीं किस किस्म का वो उन्होंने बता, तो मतलब कहीं पे वो कुछ खास कामयाब हुआ नहीं। यहाँ पर भी उन्होंने शुरुआत में एक सही स्टेटमेंट दी कि भाई दोनों के बीच की बात है, वो आपस में रिजॉल्व करेंगे, हम वो नहीं लेना चाहते, या अगर अगेंस्ट बोलना भी चाहते थे तो अगेंस्ट टेरर। और शुरुआत में उन्होंने बोला भी कि इंडिया हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये था। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो बिचौले ना होके, क्योंकि उनकी दोनों तरफों से बात हो रही थी, बट मतलब तो इंडिया से जब, क्योंकि हम न्यूक्लियर पार हैं, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पार है, तो कहीं पे ये घबराहट थी कि ये अगर फ्लेयर अप होकर ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जब न्यूक्लियर वेपन यूज हो जाएगा तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो सर कारगिल वाले में भी हुआ था। हाँ, तो ये तो नहीं, तो ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है ना, उनके पास है ही वो, इसीलिए कि देखो जब कन्वेंशनल वॉर होगी और वो दबने लगेंगे तो वो न्यूक्लियर बोगी सुनाना शुरू कर देंगे ताकि पूरी दुनिया डर के आके हिंदुस्तान पे प्रेशर डाल के और वो उनको करेगी। तो ये तो सर उस टाइम भी कर रहा था बिल क्लिंटन ने। सो एनीवे, क्या कहते हैं, उन्होंने इसलिए हमसे पूछा भी, तो हमने भी उनको यही कहा कि देखिए हमारा जो लड़ाई झगड़ा है वो टेरर के साथ था। अब उन्होंने एक टेरर अटैक किया, हमने टेररिस्ट कैंप पे हिट कर दिया, हमारा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि हम मैसेज देना चाहते थे कि भैया तुम सोचते हो कि ये चलेगा, तो हम उसको मोर एंड मोर अनअफोर्डेबल करना चाहते हैं। तो हर बार अगर आप करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। पिछली बार बालाकोट इतनी दूर था, इस बार मुरीद के इतनी अंदर है, तो आप फिर कहीं भी चले जाओ, हम वहां जाके घर में घुस के निकाल के और मारेंगे। ये मैसेज हम देना चाहते हैं, और वो हमने दे दिया, तो कहानी खत्म। अब अगर आप जो है रिटेलिएट करोगे और अगर कुछ करोगे तो फिर अब आप एस्केलेट कर रहे हो, क्योंकि पहली एस्केलेशन भी आप ही की तरफ से थी, अमन शांति थी, आपने पहलगाम में वो अटैक करवा दिया, हमने जब उसका रिस्पांस किया, अब आप फिर अगर वो करो तो इसलिए एस्केलेशन आपकी तरफ से। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे हम कुछ नहीं, ये अश्योरेंस है। पर बात नहीं मानी तो फिर 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को मतलब वो चलते रहे, उनका मिसाइल्स, ड्रोन्स, सब कुछ, एयरक्राफ्ट। तो अब हर बार जब वो हुआ तो एक तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि कुछ अंदर नहीं आ पाया, और वो एंड प्लस हमने भी फिर वो मारते गए, हम डिफेंसिव ना होके फिर हमारे को भी कुछ ऑफेंस करना पड़ा, तो फिर हमने जाके उनके एयर बेसिस मार दिए, और वो भी मतलब रावलपिंडी तक, उनका आर्मी हेडक्वार्टर्स वहाँ पे इस्लामाबाद, मतलब तो अगर उनके कैपिटल तक पे पहुंच गए और वहाँ के मिलिट्री फील्ड पे कर दिया तो मतलब हमने बता दिया कि हम कहीं भी आके एट विल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करके और हमने फिर वो, अब जब उनको ये पता चल गया कि उनकी तरफ से वो अंदर कुछ भी मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वेरेज इंडिया एट विल कर पा रहा है जो उनको करना है, तो अब तो सिचुएशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल टाइप होगी कि अब क्या किया जाए। एंड तो इसलिए उन्होंने फिर जब मतलब अमेरिकन ने भी उनको बताया कि देखो इंडिया ने तो बोल दिया है कि अगर तुम बंद कर दोगे तो ये भी बंद कर देंगे, तो सीज फायर हो सकता है। तो सीज फायर का मतलब स्टॉप फायरिंग, करेक्ट। तो उन्होंने यही बोला कि आप स्टॉप फायर करो, तो वो स्टॉप फायर करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान ने सिर्फ यही बोला कि स्टॉप फायर करने मतलब अमेरिका को कि हम स्टॉप फायर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जब हमारे को बताया तो हम, अमेरिका ने, तो हमने बोल दिया कि होगा, पर हम किसी थर्ड पार्टी से नहीं सुनना चाहते, हम तो फर्स्ट हैंड सुनना चाहते। सही बात है ना, आप उनकी तरफ से बोलो और फिर बाद में वो ना हो, तो इसलिए हमको कोई वो बीच में नहीं चाहिए, हमको तो डायरेक्ट अगर वो कहते हैं कि सीज फायर तो उनको हमसे बात करनी पड़ेगी। डीजीएमओ की हॉटलाइन है, बाकी सारे हमारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इस वक्त बंद हैं, तो उनको बोलो। तो तभी फिर बाय चैनल उन्होंने रिंग किया, उन्होंने एक टाइम रिक्वेस्ट किया, फिर इंडिया ने उनको 3:30 का टाइम दिया, 3:35 पे बात हुई, जहां उन्होंने अपना वो बोला और इंडिया ने भी बोला ठीक है। तो हम तो हमेशा से ही कह रहे थे कि आप फायरिंग बंद कर दो, तो हम भी फायरिंग बंद कर देंगे। हमने तो अपने जो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने मीट कर लिए। तो ऐसे करके वो हुआ। नाउ जैसे ही ये सब हो रहा था और इंडिया में इस चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए हमारा प्रोटोकॉल है, क्योंकि डीजीएमओ एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उसको आर्मी चीफ को बताना है, आर्मी चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को बताएगा, जो प्राइम मिनिस्टर को बताएगा या जो भी है, और फाइनली ये डिक्लेरेशन हैज़ टू कम फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट फ्रॉम डीजीएमओ गिविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो गया, क्योंकि तो एज ए कंट्री वी हैव टू एक्सेप्ट। हमारी यहाँ जहाँ तक ये चेंज चल रही थी तब तक वो ट्रंप को जब पता चला तो ट्रंप ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि देखा मैंने उन दोनों को बताया कि लड़ाई बंद कर दो, और उन्होंने बात मान ली और सीज फायर हो, जबकि इंडिया ने तब तक डिक्लेयर भी नहीं किया था। तो ये
एक थोड़ी सी बचकाना सी वो है, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता कि राष्ट्रपति वो भी अमेरिका का इस किस्म का वो करे। और बल्कि वो तो अब बोल भी रहे हैं कि उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में उन्होंने वॉर को खत्म करवा दिया। वो खुद ही बोल रहे हैं ना। हाँ, वो खुद ही बोल रहे। तो ऐसे वाले इंसान के साथ फिर अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने क्यों फिर से उनकी मदद कराने आ गए, तो मैंने जैसे बताया मैवरिक, अनप्रेडिक्टेबल। और वैसे आज कल के ही उसमें ये भी था कि कुछ बिजनेस इंटरेस्ट्स भी एमर्ज हुए हैं जो ट्रंप की पर्सनल फैमिली की और पाकिस्तान के साथ में इन्वॉल्वमेंट है। एक वो बिटकॉइन वाला एक वो था जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो वॉर सिंदूर के बाद, पहलगाम के बाद साइन किया है, जिसमें क्या कहते हैं ट्रंप के बेटे का इन्वॉल्वमेंट है एज को सिग्नेटरी, 60% होल्डिंग इन दैट। तो ऐसे अगर बिजनेस इंटरेस्ट हैं आपके उनके साथ, और बल्कि लश्कर तोयबा का ही एक आदमी जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था और जो जेल में था, वो अभी एडवाइज़र है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रिलीजियस अफेयर्स पे, तो जिसको हाँ अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही बनाया। तो मतलब उनका स्टैंड क्या है, कहाँ अभी है। FBI ने भी एक पोस्ट थी उनकी, वो वाला वो कतर का, मुझे जगह याद नहीं आ रही, वहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ है, सीरिया का। तो वो मोस्ट वांटेड, और उसके बाद वो हाथ, तो मतलब वो किसके साथ हैं आज, क्या बोल रहे हैं और कल क्या बोलेंगे। हाँ, तो उनको मतलब अब पर्सनल इंटरेस्ट, वो जैसे बोलते हैं पॉलिटिक्स में कि देयर आर नो परमानेंट बेड फेलोज, आज किसके साथ यारी, कल किसके साथ वो। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी होता है कि कौन है, और फिर आपने कोलिशन बनाना है तो सडनली वो भाई हो गया, और तो मतलब आई गेस इट्स ऑल पॉलिटिकल थिंग, सो दैट इज। बट ये तो बहुत गलत ही चीज़ है। हाँ, आई मीन एथिकली आप ही FBI उनको वो बोल रही है टेररिस्ट, और आप ही वो कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल और मैवरिक हैं, जो मतलब आई थिंक पूरी दुनिया शायद इस बात से वाकिफ है। बाकी ये इनका जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया बेसिकली बता नहीं रहा कि कितने F-16 गिरे हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि हाँ भाई F-16 गिरे हैं। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-9 वगैरह हो गया, HQ-15 है, HQ-12 है, वो भी, उसके बारे में भी कोई, सब चीज़ों को फेक करा जा रहा है बेसिकली, बताया जा रहा है। हाँ, सो लेट्स जस्ट टेक बोथ द साइड्स। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान प्राइमरीली लिव्स ऑन डिनायल, ठीक है। तो वो उनकी नेशनल स्टेटेड पॉलिसी कि मतलब झूठ बोलना और वट एवर इट इज काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे टेररिस्ट हम नहीं हैं, वो पठानकोट में भी आए गए, तो बल्कि अभी भी वो बोल रहे थे कि अमृतसर के ऊपर इंडियन आर्मी ने खुद अटैक किया, बताइए। और अभी वो दिखा रहे हैं कि हमने गोल्डन टेम्पल के ऊपर एयर डिफेंस की गन्स लगाई। आज के अखबार में वो उसमें टीवी पे भी दिखाया था, वो जनरल साहब जो हैं वो बता रहे थे, और कैसे वहाँ के जत्थेदार ने परमिशन दी उनको गन्स लगाने की, और कैसे उन्होंने ड्रोन्स और वो गिराए। तो दे एक्चुअली अटैक्ड गोल्डन टेम्पल। अब इंडिया के पास तो लेजिटिमेट टारगेट्स थे 9, उन्होंने बता दिए। LET के हैं जो क्या कहते हैं, UN ने भी हैं, आप कहीं पे भी विकिपीडिया पे डाल के बोलो कि जैश ए मोहम्मद का हेड ऑफिस कहाँ है, लश्कर तैयबा का कहाँ है, तो वो आपको वही एड्रेस देते हैं मुरीद के, और वो जो भी जहाँ पे हिट किया। और वहाँ पर भी प्रिसाइज हिट किया है विथ नो एंड प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज कि जो जनाजे में वो आए हुए थे लोग, और वो तो सो बिल्कुल मतलब कोई शक नहीं है उसमें, डिनायल हमने विथ एविडेंस दिया है। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड इस तरीके से बोल रहा है कि हमने तो कोई अटैक नहीं किया इंडिया के ऊपर, और पता नहीं क्यों इंडिया ऐसे बोल रहा है, और जो भी अटैक अमृतसर वगैरह के ऊपर है वो इंडियन आर्मी खुद ही अपने उस पर कर रही है। उनका तो ये भी कहना है कि पहलगाम वाले भी जो है वो हमने ही मारे हैं, और हम ही मतलब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और तो मतलब एक हद होती है कुछ चीज़ को बोलने की। तो वो तो स्पेशलिस्ट हैं डिनाइल में, तो इसलिए तो वो कहेंगे कि भाई हमारा कुछ नहीं गिरा, और वो भी है। तो अब इंडिया का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि एक तो है कि जब वॉर चल रही होती है तो उसमें एक होता है साइऑप्स, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशनल विल के लिए और मोराल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उस टाइम पे नहीं रिवील करते, कुछ चीज़ होती है जो थोड़े लंबे अरसे तक भी नहीं करते। जैसे सन 62 में जो हमारे साथ हुआ चाइना के साथ, उसके भी पेपर जो हैं वो अब जाके डिक्लासीफाई हुए हैं, कहाँ 1962 और कहाँ
2024-25 जब उनको डिक्लासिफाई किया। तो इतने साल इतनी गवर्नमेंट्स आई, अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट्स आई, लेकिन फिर भी उनको एज नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी के लिए वो रखा गया। उसी तरीके से कैनेडी के भी जो असैसिनेशन की वो थी, वो भी अभी मतलब कब उसका असैसिनेशन हुआ जॉन एफ कैनेडी का, और अब तक वो उनको जाके डिक्लासिफाई किया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर उनको नीचे रखना ज़रूरी होता है। लेकिन एक और बात यह है कि कुछ चीज़ों को ज़्यादा देर तक छुपाया भी नहीं जा सकता। एक राफेल जहाज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब वो छोटी सी चीज़ नहीं होती। वो जहाँ गिरा है, जिसका पायलट इजेक्ट किया है, और मतलब तो फॉर द टाइम बीइंग इन द शॉर्ट टर्म व्हाइल द वॉर इज ऑन और समथिंग लाइक दैट यू कैन कीप इट, बट इवेंचुअली वो कहानी जो है वो बाहर आएगी। तो इसलिए उसको ज़्यादा देर तक, सिर्फ जब तक स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल रिक्वायरमेंट है तब तक, पर उसके बाद इवेंचुअली वो मतलब उसका खुलासा होगा। आज ही आई थिंक इंडियन एयरफोर्स का एक ब्रीफिंग ड्यू है, जिसमें वो विथ फोटोग्राफिक एविडेंस पाकिस्तान के जितने जहाज उन्होंने गिराए हैं वो व्हाट यू कॉल सैटेलाइट इमेजरी और रेडार पिक्चर्स के साथ वो आज डिक्लेयर करने वाले हैं कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान के पास भी वो क्षमता होगी। सो मतलब डिनायल तो होते ही रहते हैं, वो तो उनका काम है प्रोपेगेंडा करना और वॉट एवर इट इज, बट ये बातें जो हैं वो ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। तो इवेंचुअली ये तो चीज़ बाहर आ ही जाएगी। और बाकी अमेरिका तो खुद चाहेगा नहीं कि उनका पता चले कि F-16 डाउन है, क्योंकि उनकी सेल खराब होगी। चाइना नहीं चाहेगा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम का ऐसा किरकिरी करिए, जाम कर दिया इंडियन। हाँ, तो ये बड़ी सैड चीज़ है, क्योंकि अभी कहीं पे इंडिया और पाकिस्तान और ये जो हुआ है उसको उन्होंने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म टाइप माना है कि मतलब हमारे सोल्जर्स और वो हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी की काबिलियत या कमज़ोरी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारा खून बहा रहे हैं, है ना। तो एंड इनफैक्ट दैट इज़ वाई आई एम सो हैप्पी विथ आर मेड इन इंडिया काइंड ऑफ अ थिंग, कि हम आत्मनिर्भर रहें ताकि हमारे को बाहर डिपेंड ना होना पड़े। तो S-400 पे हमने काफ़ी छाती ठोकी है, और रीज़न भी है, मतलब जो भी, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपने कल ही स्मिता प्रकाश के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, उनका इंटरव्यू था जी, और उन्होंने खुलासा किया था कि एक्चुअली में मतलब किस तरीके से एयर डिफेंस की लड़ाई चली गई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हमारा आकाश तीर सिस्टम जो है, जो ऑलमोस्ट 100% इंडिजिनस है, तो दैट इज़ व्हाट अचीव्ड दी सक्सेस। S-400 वगैरह जो हैं उनकी ज़्यादा इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक और चीज़, एक तो रशिया से आते हैं, प्लस कॉस्टिंग वेरी गुड। तो एक ड्रोन की कीमत कितनी होगी? डेफिनेटली बहुत कम है ना। हाँ जी। और एक S-400 की मिसाइल की कीमत 10 टाइम्स ही होगी, मानते हो? 100 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब ₹1 की चीज को गिराने के लिए अगर आप ₹100 का या ₹1000 का वो करोगे तो है ना, तो, है ना। तो इसलिए S-400 का कुछ खास इस्तेमाल किया नहीं गया। आई गेस अगर S-400 यूज होता तो इंडिया तक आ भी नहीं पाते वो घुसी इसलिए है क्योंकि आकाश की रेंज थोड़ी कम है, 50-70 किलोमीटर आई गेस। तो अगेन वो लेयर्ड भी है। तो क्या है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री के पास है वहाँ पे हमारे पास शॉर्ट रेंज वाले वेपन्स हैं, और ये जो S-400 वगैरह हैं जो 300 किलोमीटर दूर तक गिरा सकते हैं S-400, वो डेप्थ में रखे जाते हैं, है ना। तो जब कोई ड्रोन दिल्ली तक आया ही नहीं या कोई हवाई जहाज या मिसाइल आई ही नहीं, तो इनके इस्तेमाल के, क्योंकि उनको फर्स्ट लेवल पे ही शूट डाउन कर दिया गया बाय द गन्स और दिस थिंग, बाय आकाश एंड बाय ऑल दोस थिंग्स, तो यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो दैट इज द प्रूफ। नेक्स्ट इज जो हमारी मिसाइल्स जो सक्सेस हुई हैं वो है ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस जो है वो एक्चुअली में एक इंडियन मिसाइल है, मतलब इट इज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद द रशियंस, बट प्राइमरीली इट इज अ इंडियन मिसाइल। एंड so the proof and technology demonstration which we have done of our own missile systems to attack and our air defense systems to protect, which are all our own, is what is actually irking the rest of the world. Yes. Whether it is the West
or whether it is China or whether it is anyone, that technologically up till now इंडिया को काफ़ी inferior माना जाता था कि वो लोग मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, kind of a thing. But we have actually proved ourselves as far as technology is concerned, जो बाकी में दुनिया को हजम करने में थोड़ा सा अभी तकलीफ हो रही है. बाकी रशिया तो खुशी होगा. हाँ, ऑफ कोर्स उनके स्पोर्ट. बाकी एक वो भी बहुत चल रहा है कि इफ़ यू वांट टू स्लीप लाइक HQ9. हाँ, खैर ये तो जिंगोइज्म वगैरह चलती रहती है. बट रशिया को तो खैर S-400 अपनी यूक्रेन वॉर में भी प्रूव करने का मौका मिला है. थोड़ा सा चाइनीज का स्पेशली व्हेन दैट रफेल वाली स्टोरी केम आउट एंड ऑल, देयर वाज अ लॉट ऑफ दिस थिंग, एंड कहीं पे रफेल के क्या कहते हैं ब्रेगवे, दसॉल्ट ब्रेगवे के शेयर्स गिर गए थे एंड चाइना के हाँ दिखा रहे थे. लेकिन अब अगर आप चेंगडू के वो शेयर्स देखें तो राइट नाउ दे वो गिरे हुए हैं. तो जैसे जैसे कहानी खुलेगी तो स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट तरीका है बताने का कि वो मतलब हकीकत क्या है. और ये तो है. इसमें तो खैर चाइना का माल कितना ही चलेगा. एब्सोल्युटली. सर अभी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ रहे हैं 4.5 मैग्नीट्यूड के लगातार कॉन्स्टेंटली. तो क्या वो सच में न्यूक्लियर मिसाइल कुछ कर रहे हैं टेस्ट, या फिर बोलने की बातें? अगेन ऐसी चीज़ें जो हैं वो इतनी आसानी से छुपाना बड़ा मुश्किल है. मतलब अगर एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है दुनिया में कहीं भी, तो उसको डिटेक्ट करना जो है वो मतलब ईजी है, काफ़ी ईजी. ओके. तो दो तीन चीज़ें हैं. एक तो पहले ये कहा गया था कि प्रोबेबली वो क्या कहते हैं एम्पैथेटिक एक्सप्लोजन था, क्योंकि इंडिया ने उधर मतलब अपने गोले गिराए थे एयरफील्ड पे, एंड वो उसके बिल्कुल नज़दीक था और उन हिल्स के ऊपर जहाँ एंट्रेंस है उसकी. तो ये कहा गया था हमारे को कि हम लोगों ने वहाँ पे किराना हिल्स पे गिराए थे. लेकिन कैटेगोरिकली डीजी एयर ऑप्स ने उसको डिनाई किया था कि हमने वहाँ पे कोई गोला नहीं गिराया. लगता तो ऐसे लोग तो कह रहे हैं कि गिराया है, मतलब नहीं बोलेंगे. हाँ, तो नहीं, तो लेट्स जस्ट लुक एट इट. तो क्यों मैं बोलूंगा नहीं? अगर गिराया है तो मैं तो डंके की चोट पे बोलूंगा कि आप थ्रेटन करते हो मेरे को. लग जाएंगे नहीं, सैंक्शन तो तब लगेगी अगर मैंने न्यूक्लियर वेपन गिराया है. अगर मैंने आपके न्यूक्लियर आर्सेनल को फोड़ रहा हूं क्योंकि आप मुझे उससे थ्रेटन कर रहे हो, आप पूरी दुनिया को थ्रेटन कर रहे हो, सब लोग आपको बोल ही रहे हैं कि आप फेल्ड स्टेट हो, आपके यहाँ टेररिस्ट हैं वो, तो दुनिया तो आपके पैर छुएगी और बोलेगी बड़ा अच्छा काम किया आपने कि वहाँ पे वो जो स्टेट में जहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है और टेररिस्ट रहते हैं वहाँ पे एटलीस्ट आपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा दिए. तो मतलब वन गुड रीज़न वाई आप नहीं बोलोगे. तो एक तो ना पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है, ना इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने. फिर IAEA से भी क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, तो उन्होंने भी इनकार किया है कि कोई रेडिएशन लीक हुआ है वहाँ पे या कुछ. वहाँ के कुछ हवाई जहाज के फ्लाइट पाथ वगैरह दिखाए गए थे, एक इजिप्ट से कुछ बोरॉन वगैरह के साथ ले जाते वक्त. तो लेकिन जो भी लोग हैं उनसे कैटेगोरिकली पूछा गया और उन्होंने डिनाई किया है. तो अभी मैं तो यही जानना चाहूँगा कि वाई शुड आई नॉट बिलीव देम. बिकॉज पाकिस्तान में हैव अ रीजन टू कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब फिर उनके पास तो वो न्यूक्लियर तुर्प का पत्ता ही खत्म हो गया. तो आगे कैसे चले? शायद मे बी लीकेज हुई, क्योंकि कुछ लोकल्स जो हैं, मतलब जैसे ट्विटर पे लोग आते रहते हैं, डालते रहते हैं, कुछ लोकल्स कह रहे हैं कि हमको वहाँ से खाली करवाया जा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया से बोला जा रहा है आप लोग वहाँ से निकलो. वो लोग कह रहे हैं हम कैसे चले जाएं, हम गरीब लोग हैं, एक ही तो हमारा घर है, हम कहाँ जाके रहेंगे, कह रहे हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाओ. तो शायद कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ है. और इजिप्ट से बोरॉन आना अननेसेसरी, यूएस का भी प्लेन पाथ आया, दिखाया था प्लेन, यूएस से प्लेन आया, तो आई गेस शायद कुछ तो हुआ है. ये तो नहीं कह सकते हम कम्प्लीटली कुछ नहीं हुआ, कुछ जरूर हुआ होगा. हाँ नहीं, सो आई अग्री विथ यू कि हो सकता है कि कुछ. मैं तो अपने डिसीजन उस पर बेस कर रहा हूँ कि वाई वुड anyone deny. Okay. So Pakistan has a reason to deny. Yes. Because if Pakistan accepts, then Pakistan की स्टोरी खत्म हो गई, क्योंकि उनका तुर्प का पत्ता खत्म हो गया. तो अगर उनका तुर्प का पत्ता ही खत्म हो गया तो आगे फिर वो किस बिना पर वो क्या करेंगे? मतलब they have been set back by X number of years. So Pakistan cannot accept it. But why should India not accept? Because there is, as you said, there is no reason of any sanctions against us. So फिर क्यों? And why would IAEA
नॉट एक्सेप्ट। वो तो मतलब वो थर्ड पार्टी है जिसका काम ही ये है, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो बाद में उनकी क्रेडिबिलिटी, और अगर बाई चांस ये चीज आ जाएगी तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक दैट इज वाई दैट देयर इज एनी दिस थिंग। बट यस, अगर आप कोइंसिडेंटली देखें तो प्रिसाइसली ऑन दैट नाइट, यस, seismologically if you see, earthquakes were reported from that area, they were reported and all those kinds. So अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें तो संभावना है, पर मेरा बस सिर्फ एक ही यही सवाल है कि मतलब क्यों इस चीज को हश किया जाए, क्योंकि हश करना जो है वो कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव हो सकता है, बिकॉज सेफ्टी के तौर पर भी और सब कुछ, क्योंकि वहाँ की हवा भी इस तरफ आती है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट से कोई भी विंड्स आएंगी तो रेडिएशन वगैरह इंडिया के अंदर भी आएंगी, बिल्कुल आएगी। करेक्ट। तो छुपाना उस बात को गलत बात होगी, एटलीस्ट इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। पाकिस्तान में भी आए लगे। पर सर हमारे डीजीएमओ ने जैसे बोला कि वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पे न्यूक्लियर, वो तो थोड़ा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़। ऐसा तो नहीं होगा कि पता नहीं होगा आपको। हाँ ठीक है, सी कुछ थोड़ा ह्यूमर के तौर पे, अच्छा, और वो भी फिर तो मतलब ठीक किया जा सकता है टू मतलब थोड़ा इम्पैक्ट फुल होने के लिए। बट अगर उन्होंने देखो ये कहना कि हमें पता था या नहीं पता था और उसको उस लेवल पे छोड़ना एक चीज़ है, लेकिन टू डिनाई एंड व्हेन दे हैव सेड दैट हमने सरगोदा हिट किया है और ये जी इमेज हमने ये नूरुल खान करा है, ये रहे उसका, तो ऐसे कर चकलाला किया है, तो ऐसे करके उन्होंने जो भी करे उनको विथ इमेज और वो सब कुछ दिखा दिया, और उसके बाद प्रूफ भी आ गए। वहाँ से उन्होंने नोटिस टू एयरमैन इशू कर दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस, रनवे नॉट अवेलेबल, और उन्होंने भी वो एक्सटेंड भी करके 18 मई तक के लिए उसको कर दिया। तो ऑल दैट इज एविडेंस कि हमने वो मारा है। तो अगर हमने उनका न्यूक्लियर आर्सेनल को भी ठोका होता तो मेरे ख्याल से तो अगर आप within the country also image of the prime minister, image of our armed forces, image कि हमने वो कर दिया, तो मतलब it would have been a cause for celebration. So I mean I don't understand why if they have said no, and झूठा भी कहना कि हाँ हमने कर दिया, जैसे पाकिस्तान हैज कि हमने इतने जहाज गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया दिल्ली, तो वी डोंट वांट टू ना, फिर हम में और उनमें फिर फर्क ही क्या रह गया। सही बात है, सही बात। तो इसलिए आई थिंक आई मीन आई वुड गो विद देयर। जैसे सर हमारी मीडिया ने भी पता नहीं क्या क्या कर दिया था, तो सर वो इंटेंशनल था या फिर जस्ट फॉर द टीआरपी? क्योंकि मीडिया कर सकती है इंटेंशनल भी सामने वाले को पागल बनाने के लिए, या फिर टीआरपी? देखिए अनडिनाइबली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो या आर्म्ड फोर्सेस जो है वो जानबूझ के इस हद तक नहीं जाएंगे कि वो प्राइवेट मीडिया को झूठी खबरें डालने के लिए बोलेंगे। बिकॉज हमारे पास दूरदर्शन भी है, हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो भी है, हमारे पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी है, तो जो भी हमने स्टेट करना है वो हम वहाँ पे स्टेट कर रहे हैं। तो आई थिंक प्राइवेट जो थे वो सब ऑटोनॉमस और अपने उस पे ही वो चल रहे थे, एंड आई थिंक थोड़ी सी उनमें सेंसिटिविटी की कमी है। जैसे हमने 26/11 में भी देखा कि वो उधर से लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे कि अभी मरीन कमांडो आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर आ रहा है, और वहाँ उनके हैंडलर्स को पता था और वो उन लोगों को रियल टाइम में वो बता रहे थे। तो वो इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं करनी चाहिए, पर मतलब कुछ हद ही होती है जहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जब तक आप नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान का ये गिरा दिया और वो गिरा दिया और व्हाटएवर इट इज, और उससे आपके टीआरपी बढ़ रहे हैं, तो कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। पर कहीं पे उनको ही ये देखना है कि उनकी क्रेडिबिलिटी को क्या है, मतलब कल को मैं उस न्यूज़ चैनल को देखूं तो हाँ, तो फिर व्हाई वुड आई वांट टू वॉच दैट चैनल। मतलब आपने एक तरफ टीआरपी फॉर जस्ट शॉर्ट टर्म गेन लगा दिया आपने, लेकिन बाद में क्रेडिबिलिटी में वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप दिखा रहे थे वो सब अनवेरीफाइड थी और ऐसे ही थी, और आपने बिकॉज पाकिस्तान ऑल्सो डिड द सेम थिंग, एंड देयर मीडिया एंड देयर गवर्नमेंट डिड दैट, दे शोड इमेजेस ऑफ पता नहीं कितनी पुरानी एंड वीडियो गेम्स, मतलब just imagine that is the credibility of them, the government. So, exactly. So here is the whole thing, that whether I am a private news channel, whether I am India as a country, whether I am armed forces of India, it's my credibility at stake, and it is
a choice that I am making, should I or shouldn't I? And time will prove it for everybody कि कौन कितने पानी में था. And तो शॉर्ट टर्म के लिए TRP हो गए होंगे, बट सस्टेनेबल नहीं होगा. तो सर इंडिया के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट नहीं है, तो Su-57 या F-35 में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा? एक तो F-35 के बारे में जितना उन्होंने वो बनाया है, बहुत महंगा है और लेटेस्ट है. अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 दिन में बड़ी मीम्स आ गई हैं उनके ऊपर. हुथीज ने गिरा दिया है उनका F-35. तो मतलब सो मच फॉर इट्स इनवल्नरेबिलिटी काइंड ऑफ. सेम वे उनका F-18 सुपर हॉर्नेट अभी रेड सी के अंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर से ही पानी में गिर गया वो. तो बल्कि वो जोक आया हुआ था कि मतलब ऐसे मत करो, इतने $1 बिलियन का वो फिश को खिला रहे हो तुम और वो ऐसे करके. सो आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए तो आई थिंक आमका इज द बेस्ट बिकॉज आत्मनिर्भर और हमारा, एंड वी नीड टू डू दैट. एंड जो भी लेना है उसको हमारे को शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप के लिए लेना है जब तक हम आत्मनिर्भर ना हो जाए. एंड कोशिश यही करनी है कि हमारे को अपनी इंडस्ट्री को इतना कटिंग एज बना देना है कि जहाँ पर भी जो भी लेटेस्ट जनरेशन जहाज बन रहा है तो वी ऑल्सो शुड बी एबल टू कम्पीट इन आर दिस थिंग ऑल्सो. आई डोंट सी एनी रीजन वाई इट कैन नॉट हैपन बिकॉज as far as all the intellectual competence is concerned, अगर आप US में भी जाएं, नासा में जाएं या माइक्रोसॉफ्ट में जाएं या गूगल में जाएं, तो apart from CEO of Microsoft and Google and everyone being of Indian origin, the number of engineers also who are working there, including NASA or this thing, are all Indian origin only. So as far as दिमाग is concerned, काबिलियत is concerned, I don't think that हमारे पास वो कोई कमी है. एंड बस वही था कि इकोसिस्टम की थोड़ी कमी थी पहले की, विच आई थिंक इज ऑलरेडी बीइंग एड्रेस्ड टू विद द प्राइवेट दिस थिंग विद महिंद्राज एंड टाटाज एंड रिलायंस एंड ऑल दीज पीपल कमिंग इनटू द डिफेंस सेक्टर. सो आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव द लेटेस्ट वेरी सून. जैसे आप मतलब ब्रह्मोस ही देखिए तो वो भी मतलब इंडियन ही है. तो मेरे ख्याल से काबिलियत की या क्षमता की कोई कमी नहीं है हमारे पास. हम I think we should be very soon. So yes, stop gap के लिए अगर देखना है तो F-35 का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि मतलब वो है. So I think cost benefit analysis करके करना चाहिए. रफेल भी जब हमने लिया था तो फिर हमने मतलब इस तरीके से बोला था कि बस अब तो रफेल आ गया और ये वो. अगर खुदा ना खास्ता ऐसे पता चलेगा कि अगर रफेल गिरा है तो मतलब एक ही बास्केट में सारे अंडे डालना अभी. बट सर एक अगर जहाज गिर भी गया, तो इतनी वॉर हुई, आपने 11-12 पे एयरबेस पे अटैक करो, एक अगर उसमें आपका लॉस होता भी है तो मतलब वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? हाँ, नहीं एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट. ऐसी तो कोई जंग हो ही नहीं सकती कि जहां आपको कुछ भी नहीं होगा और पॉसिबल नहीं. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो मतलब हम वो क्या कहते हैं, अफ्रीका के अंदर भी जब वो यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका थे सोमालिया के अंदर, तो उनका ब्लैक हॉक जहाज गिरा था, उस पर बल्कि पिक्चर भी बनी थी, ब्लैक हॉक डाउन, अगर आपने वो देखा. तो मतलब हाई टेक्नोलॉजी, जैसे अफगानिस्तान के साथ रशियंस आए थे सब कुछ लेके, और तो आई थिंक वॉर के साथ ये हमेशा होता है कि यू हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस समथिंग. ऐसे नहीं हो सकता कि टोटली एसिमेट्रिक वन साइडेड होगी. सो बट यस, वही है कि टोटल ट्रेड ऑफ कितना हुआ. So and I think most important is man behind the machine. तो अगर हम एक MiG-21 से एक F-16 गिरा सकते हैं, अभिनंदन जैसे कर सकता है, तो Su-57 versus F-35 also, whatever it is, that till the time there is an Indian pilot behind it, whatever it is. सही बात है. तो सर अभी इस वाली वॉर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत डिमांड हो गई है, लोग मांग रहे हैं. तो सर क्या इंडिया अभी आने वाले टाइम में इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, लाइक ट्रेडर बन सकता है डिफेंस में या फिर मिसाइल्स में? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. एंड मेरे ख्याल से बनेगा, और ऑलरेडी मतलब काफ़ी कंट्रीज से ऑर्डर्स आ चुके हैं जो हमने अग्री भी किए हैं उनको फुलफिल करने के लिए. एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तो डेमोन्स्ट्रेटेड
मिसाइल है। बाकी लोग जो अपनी मिसाइल दुनिया में बेच रहे हैं वो सिर्फ पैम्फलेट के ऊपर बेच रहे हैं, है ना, उनका ब्रोशर के ऊपर ही। लेकिन हमारा ब्रोशर तो ब्रोशर पे फोटोग्राफ सरगोदा की और चकलाला की होगी, वो जो छेद वहाँ पे हो रखे हैं वो ब्रह्मोस ने बनाए हैं। तो उससे बेहतर क्या उसकी मार्केटिंग हो सकती है कि वो। एंड ऑलरेडी लखनऊ में वो योगी जी ने अनाउंस किया था वो ब्रह्मोस की एक फैसिलिटी शुरू करने की। 100 मिसाइल्स पर ईयर वो बनाएंगे वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आई मीन सर्टनली आई एम सीइंग कि जैसे जैसे हम एज एन इकोनॉमी प्रोग्रेस करेंगे तो हम इवन आर्म्स वर्ल्ड में भी इंडियन आर्म्स भी एक्सपोर्ट होना शुरू होंगे, जो अब तक सिर्फ यूएस, चाइना और रशिया और फ्रांस और मतलब कुछ ये थे। तो वेरी सुन इंडियन बैटल प्रोवन इक्विपमेंट विल बी अवेलेबल जरूर। तो सर जो इंडियन आर्मी है वो बाकी आर्मियों से अलग कैसे है? चलिए, तो एक तो सबसे ज़रूरी है बैटल प्रोवन। हाँ जी, वो तो हमारी तो हमने मतलब कंपेयर टू अदर आर्मीज किन्होंने कितनी जंग लड़ी है और हमने कितनी जंग लड़ी है, और डिसाइसिवली विक्टोरियस जंग। दूसरी चीज़ है, और जो रादर जिसको मैं एक्चुअली पहली चीज़ कहना चाहूँगा और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मैन बिहाइंड द मशीन। ओके, ठीक है। तो मशीन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वही जैसे आप 5th जनरेशन फाइटर की बात कर रहे हो, और तो आप हाईएस्ट टेक्नोलॉजी भी ले आओ, लेकिन जो उस मशीन के पीछे उसको जो ऑपरेट करके जो लड़ने वाला जो जवान है उसका जो जज्बा है वो एक्चुअली में डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक आर्मी का और उसकी काबिलियत का। ठीक है। तो अगर हम मतलब अपने इर्द गिर्द देखें और हमारे इमीडिएट नेबर्स देखें, चाहे हम चाइना देखें चाहे हम पाकिस्तान देखें, तो अगर हम पाकिस्तान देखते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त जो है वो ज़्यादा बिजी है गवर्नेंस करने में और पाकिस्तान को चलाने में, ना कि अपने मिलिट्री कामों में बिजी रहने। ठीक है। तो ट्रेनिंग करना, लेटेस्ट टैक्टिक्स करना, ये तो उन सब से हटके उनको तो अभी ये है कि इमरान खान को जेल में डाल दो और वो मतलब किसको कौन सी पार्टी पावर में आएगी, मतलब वो सारे खेल चलते रहते हैं। तो उनके पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। ठीक है। और उनके जो सोल्जर्स हैं वो भी ये देखते हैं कि उनके अफसरों के पास इस चीज़ के लिए या उनके वेलफेयर देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं। ठीक है। तो अब वो सोल्जर मतलब अपने उस अफसर के लिए क्या आप उम्मीद रखते हो वफादारी का और उसका कि वो और जज्बे का जिससे वो लड़ाई करेगा। ठीक है। तो कंपेयर टू इफ यू सी इन आवर कंट्री वी हैव अ प्रोफेशनल आर्मी, है ना, जहाँ पे हम लोग जो है वो सियासत से कोई लेना देना नहीं करते। हमारा पॉलिटिक्स के साथ मतलब जब जो मंत्री अगर बुलाते हैं जिनको हमारे को जवाबदेही देनी होती है तो वो उसके ऊपर, लेकिन वो पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं। चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो पॉलिटिकल, वो सबके साथ बराबर हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स को शोल्डर पे नहीं पहनते कि मैं इस पार्टी से हूँ, इस पार्टी से। तो एंड वो अपने सोल्जर्स की पूरी देखभाल करते हैं और वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। ओके। तो एज अ रिजल्ट जो जवान है उसको भी अपने सीओ के ऊपर और अपने ऑफिसर्स के ऊपर इतना गर्व रहता है और भरोसा रहता है और कि वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार। तो जैसे आपने देखा कि गालावान में भी जब हुआ तो वो जो उनके बिहार के जो सीओ साहब थे उनको उन्होंने चाइनीज़ ने मारा, और जब उन्होंने देखा कि उनके कमांडिंग ऑफिसर को इस तरीके से वो करा तो वो बिहारी पागल हो गए वहाँ पे, और उसके बाद वो 40-50 लोगों ने मिलके 200 आदमियों को वहाँ पे मतलब मार दिया। तो इस किस्म का जज्बा उनके अंदर है। तो आई थिंक दैट इज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। और प्लस फिर इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अपनी गरिमा नहीं खोना चाहते और हम अपनी जिम्मेदारी रखना चाहते हैं, तो हम सत्य की तरफ रहने की कोशिश करते हैं। हमारा वो भी है सत्यमेव जयते। ठीक है। तो हम धर्म की तरफ, और सही धर्म मतलब नॉट हिंदू धर्म और दिस थिंग, बट मतलब अधर्म और अधर्म वाले धर्म में, तो हम ऑन द राइट साइड रहना चाहते हैं। तो जब हम कोई भी जंग लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम
सही तरफ हैं, ताकि जो सोल्जर लड़ रहा है वो मतलब सत्य के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है, दैट काइंड। तो इसलिए जज्बा भी उसके अंदर में अकॉर्डिंगली हो जाता है। वेरएज वो दूसरी तरफ से जो आ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, तो यही नहीं पता। उनको यही नहीं पता है, या वो किसी को सत्ता में रखने के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि मुनीर अपनी पकड़ना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि फौज की इज्जत जो है वो कमज़ोर हो रही है, इसलिए चलो इंडिया में कुछ कर दो और ये कर दो, ताकि एकदम से आर्मी का वो भरोसा और पब्लिक उनको। तो अब उसको खुश करने के लिए और उसके खजाने भरने के लिए अगर आप ये सोचते हो कि वो जवान जो है अपनी जान दे देगा और जज्बा वो लेके आएगा कंपेयर टू द इंडियन सोल्जर, तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं जी। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द फाइनल डिसाइडिंग थिंग, द मैन बिहाइंड द मशीन। तो सर अभी जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी थी कि हम इंडिया का लाइक राइट हैंड बनने के लिए रेडी हैं, जो करना है करो, बस पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। तो क्या इंडिया को लाइक BLA से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चुपचाप से हाथ मिला के इधर से तुम मारो उधर से हम मारते हैं करके 2 फ्रंट ओपन कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के लिए? देखिए अगेन मैं तो यही कह रहा हूँ कि, और मेरे ख्याल से उसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियंस ने भी और हमारी सरकार ने भी यही कहा है कि हम अमन शांति चाहते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी इकोनॉमी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यूथ के पास जॉब्स हों करने के लिए, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हों, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और मतलब हमारी इंडस्ट्री अच्छा करे, और धीरे धीरे हम विश्व में एक सुपर पावर बन जाएं और विश्व गुरु बन जाएं। तो हमारे को ये चिक चिक पिक पिक में घुसने का वो नहीं। और हम जहाँ तक चाहते हैं, हम तो एक्चुअली यही चाहते हैं कि जैसे देश के लिए भी हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वैसे ही हम अपने एरिया का भी कहते हैं। और हम तो मानते भी हैं ये कि क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं पूरा विश्व वो वसुदेव कुटुंब काइंड ऑफ, कि अंत में इंसानियत है, और इंसानियत को आपस में लड़ने की जगह अगर हम सब तरक्की करें और खुशहाली लाएं तो विश्व जो है वो एक बेहतर जगह हो। तो हम उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते। हैविंग सेड दैट, मतलब अगर उनके जायज़ कुछ हैं कंसर्न्स बलूच के, और अगर उनको दबाया जा रहा है, तो जैसे पहले भी हुआ था कि मुक्ति बाहिनी और बांग्लादेशी जो हमारे हैं, जो उस टाइम में जब ईस्ट पाकिस्तान में थे और उनके खिलाफ जिस तरीके से हो रहा था, तो उनको इंडिया ने सपोर्ट किया और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वो बन गई। तो उसी तरीके से इंसानियत के तौर पे उनकी सपोर्ट करना या और किसी तरीके से वो कर सकते, पर मेरे ख्याल से ISI की तरह और वो टेररिस्ट वाला और वो ऐसी नीच हरकत मेरे ख्याल से हम नहीं करें। तो सर अभी इंडिया के भी कुछ लोग पाकिस्तान के लिए स्पाई करते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो सर उस पर आपका क्या कहना है? तो जैसे मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का तो टोटल इन्वेस्टमेंट ही इस एरिया में, क्योंकि वो 1000 कट्स की जो मैं आपको एक बता रहा था, उनकी पॉलिसी जो जिया के टाइम से रही है कि उनकी फेस टू फेस जंग लड़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ना उनके पास वो काबिलियत है, ना उनके पास वो पैसे हैं, ना उनके पास उतनी फौज है न्यूमेरिकली और एनीवे, मतलब सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सस्टेन। ठीक है, तो इसलिए अब आमने सामने की तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। तो अब एक ही तरीका है कि वो किस तरीके से हमारे को करें। तो वो 1000 कट्स मतलब अभी इधर छोटा सा वो कर दिया, उधर वो टेररिस्ट वाले जो वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो वो कर रहे हैं, उस तरीके से वो हमारे को घाव लगाने की कोशिश करते हैं। और वो सब ये स्पाइस के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि कहाँ हमारी कमज़ोरी है, कहाँ हमारी फौज है, कितनी हमारी सिक्योरिटी है, तो उसके बेसिस पे फिर वो टेरर अटैक्स और वो सब कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं किस तरीके से वो लोगों को कल्टीवेट करें और उनको अपने उसमें बनाए। तो सतर्क हमारे को उसमें रहना चाहिए उसमें। और मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये तैयार रहना चाहिए कि कोई भी मतलब खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल और इजी हो गया है। मतलब पहले तो आपको फिजिकली मिलना पड़ता था, जो स्पाई आपके साथ है और वो आपको चाय पिलाने जाएगा, और आपको अब तो वो फेसबुक पे और उस पे ही वो बातचीत करके और ऐसे करके हो सकता है। तो बहुत इजी हो जाता है
वो ट्रैप करना। और ऊपर से फिर वो जब आपकी पोस्ट्स देखते हैं और अगर उसमें आपने प्रो कश्मीर या प्रो कुछ पाकिस्तान या कुछ व्हाटएवर एंटी इंडिया फॉरगेट अबाउट वो, तो ऐसे करके एंटी इंडिया में भी एंटी गवर्नमेंट भी अगर है तो वो उसको लेके चल सकते हैं और वो देख सकते हैं कि हाँ ये जो है पॉसिबली लिबरल है या जो भी है, तो इजी टारगेट हो सकता है उस चीज़ के लिए। तो मतलब ये अनडिनाइबली आई मीन क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है हमारे कंट्री के लिए। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा वो ये कि अभी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है और अगर ये आगे भी सस्पेंड रहती है तो पाकिस्तान में डेफिनेटली बुरा हाल होने वाला है पानी को लेके, वहाँ पे वैसे ही भुखमरी है, खाना वाना तो मिल नहीं रहा उन लोगों को अच्छे से। तो क्या एक्सपेक्टेशन ये हम रख सकते हैं कि वो फिर अटैक करेंगे? देखिए उनको अपना लेसन जो है वो मेरे ख्याल से तो मिल गया है फिलहाल, क्योंकि द फैक्ट दैट उनके डीजीएमओ ने आके और उन्होंने पहल की और उन्होंने बोला, और ये सब प्राइमरीली उस रात को जब हमारी स्ट्राइक्स हुई उनके एयर बेसिस पे, बिल्कुल मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद मतलब वहाँ तक हो गया, तो उनको ये रियलाइज़ हो गया, क्योंकि वो तब तक ये सोचे हुए थे कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और ये वो हैं वो मतलब एटलीस्ट कुछ दिन तक तो सरवाइव कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं। बट उनको अभी प्रूफ मिल गया है और एविडेंस मिल गया है फर्स्ट हैंड कि क्या कहते हैं ऐसा नहीं है, और ये प्योर रिस्ट्रेंट है इंडिया के तौर पर। लेकिन अगर वो चाहे तो जब चाहे अपनी मर्जी से तब और जहां चाहे तब वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो उनको ये गलत फहमी जो है वो उनकी हट गई है, क्योंकि तब जब तक उनके पास फॉरेन टेक्नोलॉजी थी, ये वो था, कुछ भ्रम था उनके, तो आई डोंट थिंक वो इतनी जल्दी तो कुछ ऐसा वो करेंगे। और हम इसको दबाए भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उनकी पूंछ पे ऐसा पैर रहे कि उनको वो फोर्स्ड हो कुछ एक्शन लेने का, क्योंकि फिर फायदा ही क्या हुआ कि उनको दर्द ना हुआ और फिर वो कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, तो फिर तो वी आर स्टेटस को ना। तो आई डोंट थिंक, तो इन द ट्रीटी से दर्द होगा उनको, और जो अभी उनके हालात हुए हैं करंट, उनके बेसिस पे आई डोंट थिंक वो अटैक करेंगे। एंड आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज that they will come on the negotiating table and they will have to take some clearly demonstrable steps to dismantle terrorism. That is what I feel. Okay, हो सकता है तो फिर मे बी ये सस्पेंड ना हो ट्रीटी, अगर वो कुछ शर्तों का नहीं मान तो जाते विल कम फॉर रीनेगोशिएशन। सस्पेंड तो अब हो गई, अब तो नई बनेगी। ओके, ये नहीं है कि जो 60 वाली थी वो वापस इनफोर्स आ जाएगी। अब तो 100 नहीं, तो हम तो इतने सालों से उनसे कह रहे हैं कि इसको रीनेगोशिएट करना है, क्योंकि ये टर्म्स हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, क्योंकि वातावरण बदल चुका है, क्लाइमेट बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो इसलिए अब हम वो 60s वाली जो कहानी है और वो आज की कहानी, स्थिति में फर्क आ गया, तो इसलिए हमको रीनेगोशिएट करना है। अब वो कर ही नहीं रहे थे, तो अब उन्होंने बहाना दे दिया हमारे को, तो अब तो ये रीनेगोशिएट ही होगी, वापस नहीं जाएंगे। समझ गया। तो सर अब एक हमारा एक सेक्शन होता है नोइंग द गेस्ट, इसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। जरूर। तो सर आप स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड देखते हैं? हाँ, तो मैं एक तो पोलो खेलता हूँ, खेला करता था जवानी में। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की टीम का कैप्टन था। ओके। और मैं नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में भी मेरे को एक मेडल मिला था दिल्ली में लॉन्ग टाइम बैक 85। और उसके अलावा मैं गोल्फ खेलता हूँ। गोल्फ, ओके। तो मैं अपने नोएडा गोल्फ क्लब में मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर भी हूँ और मैं अपने क्लब का चैंपियन रह चुका हूँ। और मैंने एक टूर्नामेंट है IIM मास्टर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सारे IIMs का वो, तो मैंने एक साल वो टूर्नामेंट भी जीता था उनका। इसके अलावा मैं स्विमिंग भी करता हूँ। स्कूल में मैं अपना क्या कहते हैं मेडल विनर था स्विमिंग का। एंड इसके अलावा मुझे स्कीइंग, मैंने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग से स्कीइंग का भी कोर्स कर रखा है। स्क्यूबा डाइविंग भी करें, मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स में। कितनी लंबी लिस्ट है? तो अभी 5 ही और भी हैं? जेन्युइनली? हाँ, अभी मेरा बकेट लिस्ट में एक फ्री फॉल स्काई डाइविंग अच्छा वो रह रहा है, अभी करना है मेरे को करना है, क्योंकि अभी तक मैं जहाज चलाता था, जहाज से कूदता नहीं था। तो अभी मैंने चलाने बंद कर दिए, तो अब मैं कूद सकता हूँ। ओके। तो सर स्पोर्ट्स में कोई किसी को आप एडमायर करते हैं, कोई प्लेयर? आई थिंक मेरे ज़माने के एक तो कपिल देव
एंड आई एम बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ गोल्फ भी खेलता हूँ कभी कभी अपने नोएडा गोल्फ क्लब जब भी अच्छा अभी जाते भी तो हाँ ओके तो एक तो कपिल देव जी मेरे बहुत ही क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन विच ही वाज लाइक अमेजिंग तो सर हाँ कोई बताए मतलब ऑलराउंडर जैसे वो रह चुके और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज उन्होंने इंडिया के लेकिन सबसे अहम चीज़ जो उनकी थी जो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी वाज उनकी लीडरशिप जी क्योंकि एज ए कैप्टन ऑफ द टीम जब उन्होंने हमारे को वो वर्ल्ड कप भी वो दिलाया था तो मतलब वो टीम भी जब यहाँ से निकली थी तो लोगों ने अपनी रिटर्न टिकट ही पहले से करवा रखी थी या आगे आगे गई थी तो लेकिन मतलब उस टाइम पे वो सपना भी नहीं टीम मेंबर्स देखने को तैयार थे कि मतलब वर्ल्ड कप जीतने का मतलब और लेकिन उन्होंने वो जज्बा लाया और उनको दिखाया तो किस तरीके से एक कैप्टन जो है वो मतलब इम्पैक्ट करता है एक टीम को मतलब मेरे ख्याल से कपिल देव जी से बेहतर कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता तो सर मूवीज वगैरह भी आप शौकीन होंगे देखते हैं हाँ मैं एक्चुअली एक्ट भी करता हूँ हाँ तो वही तभी मैंने बोला शौकीन होंगे सर आप तो सर कोई फेवरेट एक्टर फेवरेट एक्टर मेरे एक्चुअली मेरे गुरु भी हैं बमन ईरानी जी ओके तो उनका हाथ भी मेरे सिर पे है क्योंकि वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं क्या कहते हैं क्योंकि मैंने उनको बोला भी मैंने कहा कि मैं तो अभी इतना ओल्ड हो गया हूँ और मैं तो पहले नेवी में था एरोप्लेन चला रहा था मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो वो खुद का अपना पर्सनल एग्जाम्पल मुझे दे रहे थे और मुझे कमांडर बुलाते हैं वो तो बोले कमांडर मुझे देखो मैंने भी 42 इयर्स की उम्र में आके अपनी पहली फिल्म करी उससे पहले वो फोटोग्राफर थे वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते थे बॉक्सिंग की फिर उसके बाद में वो होटल इंडस्ट्री में गए वो ताज में उन्होंने काम किया उसके बाद फिर उनका खुद का एक कैफ़े था जो वो चलाते थे तो प्राइमरली शेफ एंड कुकिंग एंड उसके बाद फिर उन्होंने थिएटर और थिएटर के बाद फिल्म्स करके और अभी उन्होंने नई एक पिक्चर भी बनाई है मेहता बॉयज़ करके तो बल्कि उस पिक्चर के लिखने में उन्होंने मतलब हमारे को भी इन्वॉल्व किया था सिखाने के लिए कि कैसे लिखते हैं तो अभी मैं नेक्स्ट उनसे यही सीख रहा हूँ लिखने का क्योंकि अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो किरदार भी कम हैं जो निभा सकते हैं तो मेरे ख्याल से फिर लिख के अब हम करना चाहता हूँ तो सर गाने वगैरह भी कोई फेवरेट सिंगर जिसको आपको सुनना बहुत पसंद हो अभी ऑफ हैंड एक तो फरीदा खानम है उनकी वो गज़ल है जो मेरी को बहुत ही अच्छी लगती है आज जाने की जिद ना करो सो दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स इसके अलावा एक गमन करके पिक्चर थी उसमें एक और वो था सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है तो वो भी कुछ गीत आपको बहुत पसंद है जो बड़े पसंद है जी ओके सर आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए उस सब के लिए वेरी वेरी थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी कि आपने सोचा कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ दैट इटसेल्फ इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हैव कॉल्ड मी थैंक यू सर आई होप यू एंजॉयड इट एज मच एज आई बिल्कुल सर बहुत ज़्यादा ओके